लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक अपन वेरिएबल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे थे। वेरिएबल्स में भी अपन बात कर रहे थे डिवीजन 2 के वेरिएबल्स के रिगार्डिंग, राइट? तो एक बार अगर अपन देखें तो डिवीजन 2 जो है एक्चुअली वो दो चीजों को कंसिडर करता है, दो फैक्टर्स को कंसिडर करता है। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है कि कौन सी पोजीशन पे आपने लिखा है, और दूसरा फैक्टर है बिहेवियर, राइट? और अगर इन दो फैक्टर के बेसिस पे बात करें तो डिवीजन 2 में तीन तरीके के वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। और डिवीजन 2 में जो पहला वेरिएबल होता है वो क्या है? इंस्टेंस। सेकंड जो वेरिएबल है वो है स्टैटिक, और तीसरा जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल, राइट? तो कल तक के सेशन में अपन ने बात की है एक्चुअली इन दो वेरिएबल्स के बारे में, इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग, राइट? बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने फिगर आउट किए, बहुत सारे डिफरेंस अपन ने देखे इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग। फाइन, तो चलिए एक बार अगर अपन कल तक जो देखा उसको क्विकली अगर अपन रिकॉल करें कि क्या क्या डिफरेंसेस अपन ने कल तक देखे थे इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग, उसके बाद फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फास्टली मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखूंगा और आप मेरे को बताना उसके बेसिस पे। फर्स्ट जो फैक्टर है, चलिए मैं लिखता हूँ व्हेन, मतलब कब आपको इंस्टेंस वेरिएबल के पास जाना चाहिए और कब आपको स्टैटिक वेरिएबल के पास जाना चाहिए। चलिए अगर वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है? चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली अपन किसके पास जाएंगे? इंस्टेंस के पास। अगर वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है तो फिर अपन किसके पास जाएंगे? स्टैटिक के पास। तो ये तो पहला डिफरेंस है कि कब अपने को पिक करने के रिक्वायरमेंट है या किस बेसिस पे अपने को पिक करने के रिक्वायरमेंट है। सेकंड अगर अपन बोले तो बात करते हैं अपन कॉपी की, कितनी कॉपीज क्रिएट होती है। तो इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी, राइट? और ऑब्वियसली स्टैटिक वेरिएबल में एक ही कॉपी क्रिएट होती है, सारे ऑब्जेक्ट उसी कॉपी को क्या करने वाले हैं? शेयर करने वाले हैं। चलिए ठीक है। नंबर थर्ड, अगर फैक्टर की बात करें जिसपे अपन इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है एक्चुअली क्रिएट और डिस्ट्रॉय, राइट? तो क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, अगर इस फैक्टर पे अपन देखें, चलिए इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। अगर हम बात करें स्टैटिक वेरिएबल की, कब क्रिएट होता है? जब क्लास आपका लोड होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब क्लास आपका अनलोड होता है, राइट? तो नंबर थर्ड डिफरेंस आप इसके बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ अपन जनरेट करें अगर मेमोरी, तो ऑब्वियसली इंस्टेंस वेरिएबल कौन से मेमोरी एरिया में स्टोर होता है? हीप एरिया में। स्टैटिक वेरिएबल कौन से मेमोरी एरिया में स्टोर होता है? मेथड एरिया में। दिस इज द फोर्थ क्राइटेरिया। नंबर फिफ्थ दैट इज पोजीशन, कि भाई कौन सी पोजीशन पे अपने को इंस्टेंस बनाना चाहिए और कौन सी पोजीशन पे स्टैटिक बनाना चाहिए। तो कौन सी पोजीशन पे अपने को इंस्टेंस बनाना चाहिए? इंस्टेंस को अपने को डिफाइन करना डायरेक्टली क्लास के अंदर, स्टैटिक को भी अपने को डिफाइन करना डायरेक्टली क्लास के अंदर, लेकिन एक कीवर्ड का हेल्प आपको लेना पड़ेगा। उस कीवर्ड का नाम क्या है? स्टैटिक, जिससे आपके जावा को ये इंडिकेशन लगेगा इस वेरिएबल को कैसा बनाना है? स्टैटिक। ओके, नंबर 6 अगर हम बात करें तो वो है एक्सेस। आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो अगर आपको इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है। चलिए अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना, आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? ओनली आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट पे अगर ऑपरेशन करना है तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। अगर यही आपको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो कितने तरीके आपके पास? 3 तरीके हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। चलिए अगर अपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें तो तीनों में से कौन सा भी रिकमेंडेड है? तो ऑब्वियसली क्लास नेम के थ्रू, क्योंकि इससे क्या बढ़ने वाली है? रीडेबिलिटी। क्योंकि डायरेक्ट में प्रॉब्लम ये है, आपको सेम क्लास में होना पड़ेगा तभी डायरेक्ट कर सकते हो। बाहर की क्लास से अगर आपने डायरेक्ट करने की ट्राई की तो क्या आएगी? एरर। अपन ने कल देखा था। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के साथ ये प्रॉब्लम है कि इंस्टेंस को भी कर सकते तो उससे क्या डाउन होगी? रीडेबिलिटी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना, वो क्या है? क्लास का नाम। बट करने में अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। तो यहां तक अपन ने कल के सेशन में फिगर आउट किया था कि कौन को अपन प्रैक्टिकली भी देखा था किस तरीके से चल रहा है। चलिए कुछ और पॉइंट है जो अपन स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग निकालने की ट्राई करते हैं पहले। चलिए एक पॉइंट जो अपन इंस्टेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टैटिक में भी देखने की ट्राई करते हैं। चलिए जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि एक वेरिएबल अपन लेते हैं। मान लो कि हर एक स्टूडेंट के पास क्या होता है एक्चुअली, लेट्स सपोज रोल नंबर या जो भी है। तो मान लो मैं इस तरीके से कुछ भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट रोल नंबर, और एक और ले लेते हैं सपोज करो स्टैटिक, एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कुछ फिक्स कॉलेज आईडी ले लेते हैं अपन, जैसा वो सबके लिए कॉलेज सेम है तो कॉलेज आईडी ले लेते हैं, सी आईडी या जो भी होता है।
ओके, मान लो दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक कौन सा वेरिएबल है, रोल नंबर, और एक कौन सा वेरिएबल है, सीआईडी। रोल नंबर किस तरीके का वेरिएबल है, इंस्टेंस, और सीआईडी किस तरीके का वेरिएबल है, स्टैटिक। ये आपको ऑलरेडी पता है कल के सेशन से कि दोनों तरीके के वेरिएबल को अपने को कहां पे लिखना पड़ता है, डायरेक्ट क्लास के अंदर, राइट। तो दोनों को डायरेक्ट क्लास के अंदर लिखा है। जावा को ये कैसे पता चलेगा किसको इंस्टेंस बनाना है, किसको स्टैटिक बनाना है, सिंपल है, रोल नंबर के आगे कोई भी कीवर्ड नहीं है, क्या बनेगा ये इंस्टेंस, और सीआईडी के आगे कीवर्ड है कौन सा, स्टैटिक, तो ये क्या बनेगा, स्टैटिक। ओके फाइन, ठीक है। अब ऑलरेडी ये मैं आपको बोल चुका हूं कि इस पे अभी आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आपको यही सोचना है कि इस तरीके कोई मेथड होता है जावा का प्रोग्राम, उससे क्या होता है, स्टार्ट होता है। बट क्या एक्चुअली ऐसा है या नहीं है, अब बात करेंगे अपन कम से कम 2 आवर्स इस पे, 2 सेशन इस पे अपन कंडक्ट करेंगे। तो बहुत जल्द अपन इसी ओपन सेशन में ही कंडक्ट करने वाले, क्योंकि पहले अपने को थोड़ा मेथड के बारे में देखना, उसके बाद सीधा अपन मेन मेथड के पास ही आने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जावा का प्रोग्राम इससे स्टार्ट होता है, बट ये बात तो सही है या नहीं वो आप वेरीफाई करना जब अपन इसको डिस्कस करें, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बोली है, कुछ भी प्रिंट करवाना जावा में तो अपने को इसको लिखने की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो क्या होगा, प्रिंट होगा। अब ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या, अभी इसके रिगार्डिंग भी नहीं सोचना है, क्योंकि इस पे भी अपन बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल अपना टारगेट मेन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं है, अपना टारगेट जो है वो क्या है, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल को समझना। तो अभी अपन इस पे फोकस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया रोल नंबर को, राइट, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करने की ट्राई की, सपोज करो किसको, मैंने यहाँ पे प्रिंट करने की ट्राई की सीआईडी को, राइट। तो चलिए आप मेरे को बताइए क्या आउटपुट आएगा अगर अपन इस प्रोग्राम को चलाने की ट्राई करें, अगर इस प्रोग्राम को चलाने की ट्राई करें क्या आउटपुट आएगा, एरर, क्यों, एनी रीजन, ओके। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप चलाने की ट्राई करोगे तो क्या आने वाली है, एरर। रीजन इज क्योंकि ये देखिए रोल नंबर है, आपने कैसा एक्सेस कर रखा है, डायरेक्ट, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं लगा रखा है, डायरेक्ट एक्सेस कर रखा है। तो अगर ये स्टैटिक वेरिएबल होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो क्या रोल नंबर आपका स्टैटिक वेरिएबल है, नहीं। रोल नंबर कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस। तो क्या इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, नहीं। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली, लाइन नंबर 7 पे एरर आने वाली है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का आपके पास एक ही तरीका है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसके रेफरेंस वेरिएबल पे आप किसको एक्सेस कर सकते हो, इंस्टेंस वेरिएबल को। तो फिर लेट्स से ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन यहाँ पे, फाइन, ओके। और यहाँ पे अपन एक्सेस करते क्या, एस डॉट रोल नंबर। इसको सीआईडी को तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, यस, क्योंकि सीआईडी किस तरीके का वेरिएबल है, स्टैटिक, और अपन सेम ही क्लास में तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। बट हमेशा अपन वही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि अपन क्या करेंगे, क्लास के नाम पे करेंगे, ताकि क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे सबसे रिकमेंडेड वे ये है, क्यों है वो कल के सेशन से आपको पता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब चलो, अब क्या आउटपुट आएगा अगर अब इस प्रोग्राम को आप देख रहे हो, तो अब क्या आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए एक चीज मैंने आपको इंस्टेंस वेरिएबल में बताया था, क्या, अगर अपन इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन वैल्यू देता है, जेवीएम। कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डेटा टाइप पे। तो अपन ने उस दिन बात की थी कि अगर बाइट, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग में से कुछ है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर फ्लोट या डबल में से कुछ है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी, 0.0। अगर बुलियन है तो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी, फॉल्स। अगर कैर है तो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी, स्पेस। तो ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, देखिए प्रोग्राम कैसे ट्रेस करना है ये भी बात अपन कल कर चुके हैं। कैसे ट्रेस करोगे, जब भी प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो सबसे पहले आपको सोचना है क्या इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, यस देयर इज अ स्टैटिक वेरिएबल, कौन सा, सीआईडी। तो ऑब्वियसली इसकी एक कॉपी बनाने की रिक्वायरमेंट है आपको। उसके बाद क्या अपन ने इसमें वैल्यू दे रखी है, नहीं। तो जैसा इंस्टेंस में होता है स्टैटिक में भी यही होता है, अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं दोगे तो कौन वैल्यू देगा, जेवीएम। कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। अगेन डिफॉल्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डेटा टाइप पे। तो सीआईडी का डेटा टाइप कौन सा है, इंट, और इंट की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, स्टार्टिंग में 0। दोनों के लिए रूल सेम है। अगर इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में आप कुछ भी वैल्यू नहीं देते तो कौन वैल्यू देता है, जेवीएम। कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। देखिए ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो आप याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंस्टेंस और स्टैटिक में अगर अपन वैल्यू नहीं देंगे तो कौन देगा, जेवीएम। कौन सी वैल्यू देगा, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर ये क्वेश्चन यहां से अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे पूछना है तो फिर किस तरीके से कोई पूछेगा। एक तीसरा वेरिएबल और है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिवीजन 2 में टोटल कितने तरीके के वेरिएबल है, 3, इंस्टेंस, स्टैटिक, और तीसरा कौन सा, लोकल। जब हम लोकल की बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा अगर अपन ने लोकल वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं दी तो जेवीएम क्या नहीं देने वाला, डिफॉल्ट नहीं देने वाला।
जेवीएम ओनली डिफॉल्ट किस में देगा, इंस्टेंस में देगा और स्टैटिक में देगा। तो वहां पे एक अच्छे लेवल के इंटरव्यू में, खासकर बहुत अच्छी कंपनी तो क्वेश्चन जनरेट होगा कि ऐसा पार्शियलिटी क्यों, कि लोकल को तो कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देगा और इंस्टेंस और स्टैटिक को क्या देगा, डिफॉल्ट वैल्यू। उसके पीछे रीजन अपन वहां फिगर आउट करने की ट्राई करेंगे जब हम लोकल पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों ही केस में अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं दोगे तो कौन वैल्यू देगा, जेवीएम। कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। चलिए ठीक है, ओके सबसे पहले देख लिया अपन ने स्टैटिक एंड ऑल। उसके बाद अपने को कहां से चलना स्टार्ट करना है, मेन मेथड से। जैसे मेन मेथड के अंदर आओगे, लाइन नंबर 7 पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका हाथ इस तरीके से चलना चाहिए। ये बना ऑब्जेक्ट, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद जब भी ऑब्जेक्ट बने, अगला क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट क्लास का। आपको कहां पे जाना है, स्टूडेंट क्लास के अंदर। क्या चेक करने की रिक्वायरमेंट है, क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, यस। कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, रोल नंबर। तो ऑब्वियसली रोल नंबर की क्या बनने वाली है, कॉपी बनने वाली है, क्योंकि अपने पता है ना हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की क्या बनती है, सेपरेट कॉपी। तो रोल नंबर की बन गई कॉपी। क्या इसमें वैल्यू कुछ आपने दे रखी है, नहीं आपने नहीं दे रखी, तो कौन देगा, जेवीएम। कौन सी, डिफॉल्ट वैल्यू। अगेन इंट की डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, 0। रोल नंबर इक्वल टू 0। उसके बाद ये लाइन खत्म, लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 8 के पास आओ, एस रेफरेंस वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है। देखिए अगेन ये बोलने का तरीका, एस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर गलत है एक्चुअली। एस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, ऐसे अगर आप इसको बोल रहे हो, इस लाइन को ऐसे पढ़ रहे हो तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैं आपको बता चुका एस ऑब्जेक्ट में एस क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। और बहुत फर्क है दोनों में, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप कैसे बोलोगे, एस रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर। तो एस रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर कितना है, 0। तो क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे, 0। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलो, स्टूडेंट डॉट सीआईडी, मतलब स्टूडेंट क्लास का जो सीआईडी स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा, 2 बार 0 प्रिंट होता हुआ दिखेगा। मतलब पॉइंट में आपको एक ही बोलना चाह रहा था, वो ये कि अगर दोनों ही केस में, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के केस में, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते तो डिफॉल्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड करवाता, आपका जेवीएम, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, तो यूल सी वेदर ऐसा है या नहीं। कैसे चलाना, क्या इंस्टॉल करना है, क्या डाउनलोड करना है, बात करेंगे अपन मोस्ट प्रोबेबली आज के सेशन में। तो जस्ट अभी आपको इस पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो जस्ट आप आउटपुट देखिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई एरर है नहीं, तो प्रॉपर है। और जब एरर नहीं है तो आप चला सकते हो, और जब आप चलाओगे तो आउटपुट आपका क्या दिख रहा है, 2 बार 0 दिख रहा है। इसका मतलब जो अपन ने सोचा बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि अपन ने वैल्यू दी नहीं तो कौन डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है, आपका जेवीएम इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है, राइट। चलिए एक पॉइंट आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लीजिए एक पॉइंट, स्टैटिक वेरिएबल में आई थिंक अपन ने, आपने पॉइंट लिखे होंगे, 6 पॉइंट लिखे होंगे मेरे हिसाब से, तो 7th पॉइंट लिख लीजिए। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, if we are not providing any value, if we are not providing, if we are not providing any value to the static variable, if we are not providing any value to the static variable, then 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 by default, then by default JVM will provide, then by default JVM will provide default value. If we are not providing any value to the static variable, then by default JVM will provide default value. By default JVM will provide default value. ओके, जस्ट आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, सो दैट दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। आउटपुट क्या आएगा, 0 0, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल, एक इंस्टेंस और एक स्टैटिक, दोनों के लिए ये रूल सेम है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। यू कैन मेंशन एग्जांपल।
ओके फाइन, आई बिलीव ये किया होगा आपने। ओके नाउ एक और पॉइंट है जिसकी अपन बात करते हैं, और वो क्या है, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल के केस में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कब डिस्ट्रॉय होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, मतलब टोटली किससे रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से। इसीलिए इवन अपन जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी आप देखोगे इंस्टेंस वेरिएबल को अपन किसके अंदर बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि क्रिएट कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका। फाइन, तो ऑब्वियसली इसीलिए अपन ने बोला था कि इंस्टेंस वेरिएबल बोलो, या कुछ कुछ इंटरव्यू में लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल पूछा जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन किस पे कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल पे आपको आंसर वही करने की रिक्वायरमेंट है, वहां पे लिखा भी था अपन ने। अब अपन आज बात स्टैटिक वेरिएबल की कर रहे हैं, तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, क्लास से। पूरी क्लास पे कितनी कॉपी बनती है, एक, और हर एक ऑब्जेक्ट उस कॉपी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल को आप क्या बोल सकते हो, क्लास लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो अगर कोई आपसे ऐसा पूछे व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, या फिर कोई आपसे ऐसा पूछे व्हाट इज क्लास लेवल वेरिएबल, दोनों केस में आंसर सेम ही है। बात तो किसकी करनी है, अपने को स्टैटिक वेरिएबल की करनी है। तो फिर एक पॉइंट आप मेंशन करिए, एक और पॉइंट, एंड दैट इज स्टैटिक वेरिएबल आल्सो नोन एज static variable also known as class level variable. Static variable also known as class level variable. Static variable also known as class level variable. Fine, okay. नाउ एक बार वापस से अपन इस हायरार्की की तरफ आए तो फिर एक पॉइंट अपन यहाँ पे और एड ऑन कर सकते हैं, और वो ये है नंबर 7, दैट इज आल्सो नोन एज, राइट, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को और आप क्या बोल सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को क्या बोल सकते हो। इस पे भी एक डिफरेंस आप और जनरेट कर सकते हो। एक और है डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू का दोनों ही केस में क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट में, क्योंकि ये दोनों में सेम, राइट। तो चलिए एक बार क्विकली अपन फिगर आउट करते हैं। अगर मान लो आपसे पूछा जाए किसी इंटरव्यू में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल, तो चलिए आप यहाँ पे देखते जाना, फटाफट वैसा बोलते जाना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अपने को, विद इन 30 सेकंड आप सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हो। या अगर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू, सॉरी किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, कौन सा वेरिएबल, इंस्टेंस, और सबके लिए सेम रह रही है तो कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक। इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है, स्टैटिक वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक क्लास लेवल पे एक कॉपी क्रिएट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट उसको क्या करने वाला है, शेयर करने वाला है। इंस्टेंस वेरिएबल जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्रिएट होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रॉय होगा। स्टैटिक वेरिएबल जब आपकी क्लास लोड होगी तो क्रिएट होगा, जब आपका क्लास अनलोड होगा तो डिस्ट्रॉय होगा। स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल हीप एरिया में स्टोर होगा, स्टैटिक वेरिएबल मेथड एरिया में स्टोर होगा। इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट क्लास में डिफाइन करना है, स्टैटिक वेरिएबल को भी डायरेक्ट क्लास में डिफाइन करना है, लेकिन स्टैटिक कीवर्ड के साथ इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो अपन तीन तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट reference variable and class name, but at industry standard it is recommended to use class name. Then instance variable also known as object level variable, and static variable also known as class level variable. Default value, if we are not providing any value, then in both instance and static variable JVM will going to provide default value, right? Make sure अगर आप इस तरीके से एक बार आंसर करना और उसके बाद जो भी आपका इंटरव्यू हो एक बार उसकी एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना आता है तो आप समझ जाओगे कि गेम आपने एंड कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है, राइट। अब उसकी
क्यूरियोसिटी इसके बाद वो इतनी बढ़ जाएगी एक्चुअली कि अब मे भी आपका अगर इंटरव्यू हाफ एन आवर का हो तो वो आपका इंटरव्यू हाफ एन आवर का रहने नहीं वाला, अब वो ऑटोमेटिक 1 आवर तक एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो आपका इंटरव्यू 30 मिनट का है या जो पहले से शेड्यूल टाइम मान लो आपका इंटरव्यू 1 आवर का है और अगर वो 1 आवर से एक्सटेंड हो रहा है, मतलब आप 100% विन सिचुएशन में आप पॉजिटिव है, राइट। क्योंकि अदरवाइज वो उतना भी नहीं चलेगा, आपका 1 आवर का तो 1 आवर तक नहीं चलेगा, वो 1 आवर से एक्सटेंड हो रहा है मतलब सामने वाले को क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, वो आपने करवा इसलिए वो टाइम की तरफ नहीं देख रहा है, जितनी क्वालिटी जिसको चाहिए थी वो तो उसने 1 आवर में फिगर आउट कर ली, डिसीजन उसका 1 आवर में बन गया, अब वो और देखना चाह रहा है कि आपको किस लेवल पे और आपको क्या आता है या और क्या एक्स्ट्रा क्वालिटीज आपके पास है और क्या फायदा आप दे सकते हो कंपनी को, राइट। तो ऑब्वियसली ये बोलने के बाद अब किसी भी एंगल से न तो वो आपको फ्रेशर ट्रीट करने वाला है और न आपको ये बताने की रिक्वायरमेंट है कि आप जावा में कितने एक्सपर्ट हो, हर एक क्वेश्चन पे वो अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लेगा और हर एक क्वेश्चन पे आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप किस तरीके से आंसर देने वाले हो, राइट। तो कैसे आपको आंसर देना है यहाँ पे, दैट इज द पे, राइट। और जहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपके लिए वो गेम चेंजिंग क्वेश्चन है कि पूरा इंटरव्यू यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको इवन ये स्टार्ट करने से पहले बोला था कि ऐसी 2-3 इंस्टेंस है जहाँ पे ये आंसर देने के बाद सामने वाले इंटरव्यूअर के वर्ड्स थे कि हैव यू डन एनी रिसर्च ओवर दिस, राइट। दैट इज द सीन, क्योंकि इवन आप एक्सपीरियंस लेवल पे पूछोगे तो 1-2 पॉइंट से ज्यादा मेंशन होते नहीं हो, खाली वो 1-2 पॉइंट ये कि इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाना चाहिए, स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना चाहिए, उसमें भी अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाए कि अगर जैसे मैंने आपको कल बोला था कि सपोज कहीं पे स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाहिए, इन गलती से मैंने इंस्टेंस बना दिया तो क्या होने वाला है, तो उसमें भी आंसर होगा नहीं क्योंकि आपने याद कर रखा है इस पॉइंट को, तो फिर आपके पास ये आंसर होगा नहीं। चलिए आप बताइए मेरे को, जहां पे स्टैटिक बनाना चाहिए था गलती से आपने इंस्टेंस बना लिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली किसका लॉस होने वाला है, मेमोरी वेस्ट होने वाली है, जो काम आपका कम मेमोरी में हो सकता है तो उसके लिए जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो। कल का सेशन अपन ने जब स्टैटिक स्टार्ट किया था तो इसी स्टोरी के बेसिस पे अपन ने स्टार्ट किया था कि जो काम लेट्स से अपन ने कल आई थिंक 10 बाइट में जो हो सकता था उसके लिए अपन ने ज्यादा एक्स्ट्रा मेमोरी लेने का कोई सेंस था नहीं, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, ये मैं आपको बता रहा एक्चुअली, और वो ये कि देखिए यहाँ पे जब भी आपसे किसी इंटरव्यू में कभी डिफरेंस पूछा जाए, राइट, हमेशा आपको डिफरेंस किस पैटर्न में देने की रिक्वायरमेंट है, आपको हमेशा डिफरेंस देना। जैसे मान लो खाली मैं इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल पे आ रहा है इसलिए अभी इसकी बात कर रहा हूं, बट आगे चल के जितनी भी चीजें जितने भी क्वेश्चन आएंगे डिफरेंस बेसिस पे हर जगह मैं आपको बताऊंगा। जब भी डिफरेंस देते हो हमेशा क्राइटेरिया ये होना चाहिए, जैसे इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में पूछा, एक पॉइंट आप इंस्टेंस का बोलोगे और दूसरा पॉइंट आप स्टैटिक का बोलोगे, और वो दूसरा पॉइंट स्टैटिक का कौन सा होगा तो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट करना है। ऐसा नहीं कि इंस्टेंस में तो आपने बोला कि जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जब वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो अपने को इंस्टेंस बनाना चाहिए, और स्टैटिक में बोल रहे हो स्टैटिक मेथड एरिया में स्टोर होता है, तो दोनों पॉइंट्स वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इंस्टेंस में भी बिल्कुल सही बोला, आपने स्टैटिक में भी बिल्कुल सही बोला, बट देन देयर इज नो कंट्रास्टिंग एक्चुअली, फाइन, कि वो डिफरेंस फील नहीं कर पा रहा सामने वाला। और एक चीज बिल्कुल भी नहीं करे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे कि पहले जो 4 पॉइंट आपको पता थे या जितने भी पॉइंट पता थे पहले सारे इंस्टेंस के बोल दिए चारों पॉइंट और फिर आपने बोलना स्टार्ट किया स्टैटिक, क्योंकि ऐसा करोगे तो पता है क्या होगा, ऐसा करके आप सामने वाले को ये बोल रहे हो कि भाई मैं 4 पॉइंट पहले इंस्टेंस का बोल रहा हूं तो याद रखना, ताकि जब मैं स्टैटिक के बोल रहा हूं तो देखना कि डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतनी मेहनत सामने वाला नहीं करने वाला ऑब्वियसली आपके लिए, क्योंकि उसका टारगेट ये नहीं है कि आपको सेलेक्ट करना ही करना है कि वो आप पे मेहनत करे, उसका टारगेट ये है कि इधर इन और आउट, तो इतना टाइम उसके पास है नहीं ऑब्वियसली। तो ये आप एक एक पॉइंट को कॉन्ट्रास्ट करोगे तो उसको पता रहेगा, पहला पॉइंट आपने ये बोला, इधर आपने कॉन्ट्रास्ट किया, मतलब हाँ ये एक डिफरेंस है। अब ऐसा अपन कब करते हैं एक्चुअली, ऐसा करना स्टार्ट करोगे ना कि पहले 4 पॉइंट इंस्टेंस के बोले तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि आप बचने की ट्राई कर रहे हैं, कि आपको डिफरेंस नहीं पता, आपको खाली थोड़ा बहुत इंस्टेंस के बारे में पता है और थोड़ा बहुत स्टैटिक के बारे में पता है, तो आपको पता है कि पॉइंट बाय पॉइंट तो आप नहीं बोल पाओगे, इसीलिए आप थोड़ा साइड एंगल ले रहे हो ताकि कुछ तो आंसर एटलीस्ट दे सके। तो वैसे भी नो मैटर कि आपने कितने अच्छे लेवल के पॉइंट बोले, वो आपको रेट करना ही नहीं वाला, क्योंकि वो आपको इवन सुनेगा भी नहीं कि इतना अच्छे से कि आपने क्या पॉइंट बोला क्या नहीं बोला है। ये ऐसा अपन तब करते हैं जब अपन, जैसे ऑब्वियसली अपन ऐसा करते होंगे सेमेस्टर एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए इंस्टेंस और स्टडी वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो कभी अपन टेबल बना के नहीं लिखने वाले, क्योंकि टेबल बना के लिखेंगे तो सामने दिखेगा कि इधर क्या लिख रहे हैं इधर क्या लिख रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इंस्टेंस पे 4 पेज भरेंगे, स्टैटिक पे 4 पेज भरेंगे, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो 4 पेज देखे, क्योंकि अगर वो पढ़े भी 4 पेज तो हर एक चौथी लाइन वो की वो रिपीट हो रही है, राइट। तो ये कचरा जो अपने को करना वो सेमेस्टर एग्जाम में करते, ताकि एटलीस्ट एक नंबर भी देगा तो कितने नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे, राइट। बट ऐसा इंटरव्यू में होता नहीं, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने के लिए सामने वाले के पास टाइम होता नहीं। तो आप जो भी इंटेंशन देना चाहोगे वो सामने वाला समझेगा कि वेदर आप इंटरव्यू का टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो या फिर आप कुछ जो भी आपके पास क्वालिटीज है वो आप दिखाना चाह रहे हो। तो एक बात ध्यान रखिए हमेशा,
क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि जब भी डिफरेंस देने की बात आए आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चलना है, कोई तरीका नहीं कि आप बच सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, 2 पॉइंट पता 2 ही बोलिए, लेकिन प्रॉपर वो पॉइंट बाय पॉइंट चलना। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं करें कि मान लो आपको इंस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस पूछा गया, राइट, आप पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हो, पहला पॉइंट आपने इसका बोला, फिर आपने इसका बोला, प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट भी करवा रहे। एक बार जब पहली बार आप आंसर दे रहे हो तो फिक्स कर लो कि पहले आपने पहला पॉइंट इंस्टेंस का बोला है, बाद में स्टैटिक का बोला, तो दूसरा पॉइंट भी पहले इंस्टेंस का बोलना, बाद में स्टैटिक का बोलना। आप फ्लो चेंज नहीं कर सकते। मान लो 2 पॉइंट तो आपने ऐसा बोले, तीसरा पॉइंट पहले आपने स्टैटिक का बोला, फिर आपने इसका बोला। इससे दिक्कत ये होगी कि सामने वाला अब इस तीसरे पॉइंट को इंस्टेंस का ही मानेगा, तो उसको लगेगा आपने उल्टा बोला, राइट, जबकि आपने कुछ नहीं किया, पहले इसका बोल दिया, बाद में इसका बोल दिया, लेकिन उसको लगेगा कि आपका फ्लो पहले ये था, तो इसका मतलब आपने इसका इसमें बोल दिया, इसका इसमें बोल दिया, और ऐसा कर दिया, मतलब आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, जबकि आप सही बोल रहे थे। तो फॉर्मेट फिक्स रखिए कि आप कौन से फॉर्मेट से चलना चाह रहे हो, राइट। तो ये नॉर्मल लेवल के इंटरव्यू में भले सामने वाला इतना कंसीडर नहीं करे, लेकिन अच्छे लेवल के इंटरव्यू में हमेशा एक एक पॉइंट आपका कंसीडर होने वाला है। इसलिए बहुत बार ऐसा होगा जब आप अच्छे लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करोगे, या फिर आपके साथ हुआ भी होगा कि बाहर आके आपको लगेगा 10 क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने 10 के 10 आंसर कर दिए, और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको लगता है आपने आंसर कर दिए, बट वो आंसर के साथ साथ कितनी चीजें जज की गई है एक्चुअली, वो आप फील नहीं कर सकते, राइट। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, सामने वाला बहुत सारे फैक्टर जज करता है जब भी आप वहां पे बैठे होते हैं एक्चुअली। तो फिर जब भी डिफरेंस की बात है, हमेशा आपको प्रॉपर पैटर्न फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए बैक टू द ट्रैक आते हैं अपन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ये आंसर आपको करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद पूरा इंटरव्यू का सिनेरियो आपका चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, हाईएस्ट लेवल पॉइंट जो काम आ सकता है आपके ओरेकल सर्टिफिकेशन लेवल पे। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए इंस्टेंस और स्टैटिक में, तो जो पॉइंट मैं बोलूंगा आपको वहां से स्टार्ट करना है। अब बहुत अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट कर पाओगे एक्चुअली, राइट। कौन सा पॉइंट है उस पर अपन जाएंगे, और उसके बाद तीसरा एक और वेरिएबल बचा हुआ, कौन सा, लोकल वेरिएबल, अपन उसके पास भी जाएंगे। लेकिन इन दोनों के पास जाने के लिए अपने को पहले एक और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। उसके पास अपने को पहले जाना पड़ेगा, ताकि वो दोनों चीजें, लोकल वेरिएबल और यहाँ पे जो एक बहुत हाईएस्ट लेवल का मैं पॉइंट बता रहा हूँ, दोनों को आप प्रॉपर तरीके से रिलेट कर पाओगे, आप प्रॉपर तरीके से फील कर पाओगे, आपको कोई भी चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी। तो वो कौन सी चीज है जिसके पास अपने को जाने की रिक्वायरमेंट है, वो चीज है जिस दिन अपन ने लिखा था क्लास, तो अपन ने कुछ ऐसा लिखा था क्लास, और लेट्स सपोज क्लास का नाम मैंने क्या रखा है, स्टूडेंट। मैंने आपको बोला था क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बट जनरली कितनी चीजें होती है, 2। कौन कौन सा, एक तो आपका वेरिएबल, और दूसरा आपका कौन सा, मेथड। उसके बाद अपन ने वेरिएबल पे डिस्कस करना स्टार्ट किया था, और जहां पे अपन ने बोला था कि डिवीजन 1 होता है, डिवीजन 2 होता है, ऑल। तो चलिए वो जो दूसरी चीज है जिसकी जरूरत अपने को पड़ेगी, उसको अपने को पहले डिस्कस करना पड़ेगा, और वो क्या है, मेथड। तो चलिए पहले अपन थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं मेथड को, उसके बाद एक पॉइंट के लिए अपन वापस आएंगे किसके पास, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के पास, राइट। और वापस आएंगे अपन किसके पास, लोकल वेरिएबल के पास। जो मैंने आपको पहले दिन बताया था एक्चुअली, जो जावा में हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, ओरेकल सर्टिफिकेशन, राइट। इसमें अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, कम से कम 2 क्वेश्चन 101% है जो कि आपको देखने को मिलेंगे किस पे, इंस्टेंस और स्टैटिक पे, राइट। अब प्योर इसमें देखने को मिले या किसके साथ मिक्स होके आ सकते हैं, बट इसके बेसिस पे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। रीजन इज क्योंकि यहाँ पे कितना कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप इंटरनल नहीं पता वो आपको फील हुआ होगा। और इसमें से इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उस बेस पे आएगा जो पॉइंट अपन ने अभी छोड़ रखा, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन इसकी कि वो इतना एक्सपर्ट लेवल का पॉइंट क्यों ऑल, लेकिन पहले अपने को जो जाने की रिक्वायरमेंट है उसके पास जाने के लिए वो क्या है, मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कशन करना किस पे, मेथड पे। अब सबसे पहले मेथड का डिस्कशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमेशा किसी भी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में एक ही डाउट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, राइट। क्या जरूरत है इस चीज की अपने को, राइट। अगर मान लो इस चीज को मैंने सीख लिया तो इससे क्या अचीव होने वाला है, और इस चीज का मेरे को नॉलेज नहीं है तो इससे क्या डिसएडवांटेज है, ताकि आप ज्यादा फील ले पाओगे। तो चलिए मेथड का क्या एडवांटेज है, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर पहले अपन रिक्वायरमेंट जनरेट करने का काम करते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट का मतलब सब कुछ चीजें, अगर आपको पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या है, एडवांटेज क्या, आप सारा कुछ बता पाओगे। इवन इनफैक्ट अगर आपने मैंने आपको बोला है एक्चुअली पहले दिन के सेशन में कि इस 10 डेज की जर्नी में आप 2 मोड है एक्चुअली, फुल स्टैक विद पाइथन एंड फुल स्टैक विद जावा। तो आपको जावा और पाइथन में से एक पिक करना है। तो पहले दिन मैंने आपको बोला था कि आप दोनों के सेशन लीजिए,
दोनों में से जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो वो पिक कर सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा, नहीं तो पूरे 10 डेज आप दोनों के सेशन अटेंड कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम और इंटरव्यू वो आपको एक में ही देने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाइथन पिक करोगे तो पाइथन, और जावा पिक करोगे तो जावा, राइट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपने साथ साथ पाइथन के भी सेशन लिए हैं तो पाइथन में आपको पता होगा अपन एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, फंक्शन, राइट। तो फंक्शन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, और आज अपन एक्सप्लेन करेंगे जावा में मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट का भी डिफरेंस होगा नहीं, वही डेफिनेशन है जो वहां पे फंक्शन की है वो यहाँ पे मेथड की है, वही एडवांटेज है जो वहां पे फंक्शन के वो यहाँ पे किसके है, मेथड के, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। तो फिर सवाल ये है वहां पे फंक्शन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे मेथड क्यों बोलते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो चलिए, अगर आपने नहीं लिया हो पाइथन का सेशन, आप खाली जावा ओरिएंटेड ही हो, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्चुअली। तो चलिए, मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है या मेथड क्या होता है ये जनरेट करने का, ये अपन देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं अपन, मैं इसको 2 स्टेप एक्टिविटी देखता हूँ। एक पहला स्टेप ये है, मान लो आप मान लो फ्रेशर हो और आपको नहीं पता कि मेथड क्या होता है, राइट। आपको बिल्कुल नहीं पता कि मेथड क्या होती है और आपने इधर कोड लिखने की ट्राई की, राइट। आपको पता नहीं है कि मेथड क्या होती है और आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो, और इधर अपन देखेंगे मेथड क्या होती है ये आपको पता है और उसके बाद आप कोड लिख रहे हो, ताकि आप दोनों कोड को कंपेयर कर सको, और कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेथड ऐड करने से कितने फायदे अपने को मिले हैं। तो चलिए, सपोज करो कि आपने कोड लिखना स्टार्ट किया, एक प्रोग्राम का आप कोड लिख रहे हो, राइट। सपोज कोड लिख रहे हो, आपको एक रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट आप कुछ भी मान लो, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि मान लो आपको कोई सपोज कोई फाइल डाउनलोड करवानी, उसकी रिक्वायरमेंट आई, मान लो कोई फाइल डाउनलोड करवानी, लेट्स से कोई एक्सेल फाइल डाउनलोड करवानी है, तो आपको रिक्वायरमेंट है एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की। और मान लो एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए कितनी लाइन का कोड होता है, तो सपोज एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए लेट्स सपोज 500 लाइन का कोड होता है, तो यहाँ पे आपने 500 लाइन का कोड लिखा और आपकी एक्सेल फाइल क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। मान लो थोड़ा काम आपने और किया, थोड़ी लाइन का कोड आपने और लिखा, वापस से आपको रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की। तो ऑब्वियसली एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए वापस से आपको कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, ये 500 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, राइट। इस तरीके से मान लो सपोज लास्ट तक जाते जाते ऑब्वियसली पूरे इस प्रोग्राम में लेट्स से कुछ भी एक रफ एस्टिमेट ले लो, 100 बार आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की। तो टोटल 100 टाइम्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ी एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की, और हर बार जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ी आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, 500 लाइन का कोड लिखा। एट लास्ट आपने ये पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट था वो बना लिया, राइट। जो भी आपका प्रोजेक्ट था, कोई वेबसाइट आपको बनानी थी या व्हाटएवर, तो वो आपने पूरी बना ली, राइट। लेट्स से ये पूरा प्रोजेक्ट बनने में मान लो सपोज करो कि टोटल 75,000 लाइन का कोड लगा, राइट। टोटल 75,000 लाइन का कोड आपने लिखा और आपका मान लो ये प्रोजेक्ट बन गया, राइट। अब आराम से देखना, इस 75,000 लाइन ऑफ कोड में कितना कोड एक्सेल डाउनलोड करने के नाम पे आपने लिखा है। देखिए, एक्सेल डाउनलोड करने का कोड कितने लाइन का है, 500 लाइन का, राइट। और इसकी जरूरत आपको कितनी बार पड़ी, 100 बार, तो मतलब कितना हो गया ये 50,000। 50,000 लाइन जो है वो किसकी है, एक्सेल डाउनलोड करने की, राइट। 50,000 लाइन जो कोड है वो एक्सेल डाउनलोड करने की है, और टोटल कोड कितने लाइन का है, 75,000 लाइन का। चलिए, इसका मतलब 25,000 लाइन का कोड एक्स्ट्रा है एक्सेल डाउनलोड करने के अलावा वाला, राइट। ठीक है, ये पहला अप्रोच है जो आपने फॉलो किया, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेथड क्या होता है, राइट। तो आपने इस तरीके से कुछ फॉलो किया। सेकंड, अब इधर अपन कोड करते हैं, इधर मान लो आप ही कोड कर रहे हो, लेकिन आपको आइडिया है कि मेथड क्या होता है। आपने क्या किया, आपको अगर ये आइडिया मेथड क्या होता है, तो आप सबसे पहले इस कोड में क्या आइडेंटिफाई करोगे। मान लो सपोज आप ऐसे समझो, थोड़ा और फील लेने के लिए, मान लो आपने एक कोड लिखा, आपने ये पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, राइट। सपोज आपने फ्रेशर लेवल पे ये बनाया है, तो जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि फ्रेशर लेवल पे आप कुछ भी काम करोगे, डायरेक्ट आपका काम क्या नहीं होने वाला, लाइव नहीं होने वाला, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके किसी सीनियर मेंबर से इसको क्या करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सपोज करो आप गए किसी सीनियर के पास कि सर मैंने ये जो मेरे को टास्क मिला था इस प्रोजेक्ट का वो मैंने कर दिया, एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो क्या मैंने सही किया है। देखिए, वेरीफाई करने का मतलब क्या है, देखिए इतना तो उसको भी पता है, प्रॉपर टेस्ट किया होगा कि फाइल डाउनलोड होनी चाहिए तो हो रही है या नहीं हो रही है, या मान लो डेटा अपलोड होना चाहिए तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। वो मान लो आया सीनियर के पास, क्या वेरीफाई कर सकते हो क्या। जैसे वो सीनियर पर्सन इसको देखेगा, वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या
क्या आपको पता है मेथड क्या होती है? आप क्या आंसर दोगे? नहीं, मेरे को नहीं पता मेथड क्या होती है। तो वो आपसे क्या बोलेगा, देख अगर तेरे को पता होता ना कि मेथड क्या होती है, तो ये जो काम तूने किया है, राइट, जो मेरे को दिखा रहा है ये काम करने के लिए तूने कितने लाइन का कोड लिखा? 75,000 लाइन का। ये काम इससे आधे से भी कम में तेरा हो जाएगा, अगर तेरे को ये पता हो कि मेथड क्या है। ऑब्वियसली अगर कोई आपको बोले आपने इतनी मेहनत की है कि 75,000 का कोड लिखा है और उसको चलाया है, प्रॉपर चल भी रहा है, कोई आपसे बोले कि भाई तूने लिखा वो तो सही है, लेकिन अगर तेरे को ये पता होता तो आधे से भी कम में हो जाता, तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ऐसी कौन सी चीज है जो इससे आधे से भी कम में कर देगी, मैंने तो इतना एफर्ट लगाया। तो उसने बोला कि अगर मेथड का पता होता तो आधे से भी कम में हो जाता। देख मैं लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हो, कैसे तू लिख सकता है। उसने बोला अच्छा एक बात बता, इस पूरे कोड में कोई ऐसी चीज है जो बार बार तेरे काम में आ रही है? तो उसने बोला हाँ एक चीज ऐसी है जो बार बार मेरे काम में आ रही है। कौन सा? एक्सेल डाउनलोड करना। तो उसने बोला चलिए ठीक है, तो ये बता कि एक्सेल डाउनलोड करने का कोड कितनी लाइन का है? तो बोलेगा 500 लाइन का। उसने बोला ठीक है, एक 500 लाइन का कोड है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक बॉक्स में। उसने लिख दिया कितने लाइन का कोड? 500 लाइन का कोड, राइट। अब वो बोलेगा चल ठीक है, अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये लिखा यहाँ पे किसकी जरूरत है? एक्सेल की, एक्सेल डाउनलोड करने की। एक्सेल डाउनलोड करने का कोड उसने किसमें डाल रखा है? एक बॉक्स में डाल रखा है। जैसे इसको जरूरत पड़ेगी एक्सेल डाउनलोड करने की, ये किसको बुलाने वाला है? इस बॉक्स को, क्योंकि इस बॉक्स में जो कोड है वो क्या काम करेगा? एक्सेल डाउनलोड करने का। ये बुलाएगा बॉक्स को। बॉक्स को बुलाने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है? एक लाइन का। अभी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा बॉक्स को बुलाने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है? एक लाइन का। वापस उसने काम किया स्टार्ट, वापस से जरूरत पड़ी किसकी? एक्सेल डाउनलोड करने की। तो उसने किसको कॉल कर दिया? वापस से बॉक्स को कॉल किया। और बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है? एक लाइन का। चलिए ठीक है, ओके। अब ये जो कोड यहाँ पे लिखा गया इसकी लाइन कितनी है? देखो यहाँ पे एक्सेल डाउनलोड करने के अलावा कितनी लाइन का कोड था? 25,000, क्योंकि 75,000 का टोटल था, उसमें से 50,000 तो एक्सेल डाउनलोड करने का था, तो बाकी वाला कितना था? 25,000। वो तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 25,000 लाइन का कोड तो इसने लिखा ही है, ओके। 25,000 लाइन का कोड तो इसने लिखा ही है, प्लस ये 500 लाइन का कोड इसने लिखा एक बॉक्स में, ये 500 लाइन का कोड, प्लस कितनी बार बॉक्स को कॉल करवाया है? जितनी बार एक्सेल डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी है। कितनी बार एक्सेल डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी? 100 बार। तो 100 बार बॉक्स को कॉल करवाया है। हर एक बार बॉक्स को कॉल करवाने में कितनी लाइन का कोड? एक लाइन का कोड। तो 100 बार बॉक्स को कॉल करवाने के लिए 100 लाइन का कोड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टोटल कितनी लाइन का कोड हो गया? 25,600, राइट। और ये वाला प्रोजेक्ट और ये वाला प्रोजेक्ट दोनों क्या करने हैं? सेम ही काम कर रहे हैं। ये भी वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। वो बताएगा देख एक बार चला के देख इसको, क्या तेरे वाला और ये वाला सेम काम कर रहा है? ऑब्वियसली आप चला के देखोगे, आप बोलोगे हाँ जो काम ये कर रहा है वो ये भी कर रहा है। अब बोलेंगे एक बार बता तेरे वाले की लाइन ऑफ कोड कितना था? वो बोलेगा 75,000। देख इसका लाइन ऑफ कोड कितना है? 25,600, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 में काम हो गया। इसका 1/3 है यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे और मैं आपसे पूछूं, मैं आप वापस सीनियर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा बता दोनों में से अच्छा कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला? तो ऑब्वियसली क्या बोलोगे आप? दूसरे वाला अच्छा है। जब सेम ही काम हो रहा है तो जो काम 25,000 लाइन में हो रहा है उसके लिए 75,000 लाइन क्यों लिखूंगा मैं? ऑब्वियसली नहीं लिखूंगा, राइट। तो कौन सा बेटर है? सेकंड वाला बेटर है। तो सीनियर ने उसको बोला अच्छा सेकंड वाला बेटर है ना, तो पता ये किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? मेथड की वजह से। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, तूने जो कोड लिखा वही लिखा है, खाली मैंने एक चीज एक्स्ट्रा यूज की जिसके बारे में तेरे को नहीं पता था। किसके बारे में? मेथड के बारे में। मैंने वो चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज की है और उसकी वजह से तो इम्पैक्ट देख सकता है। दोनों के रिजल्ट सेम आ रहा है, रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट टू लाइन ऑफ कोड में इम्पैक्ट देख सकता है। चलिए उसके बाद सीनियर ने उससे क्वेश्चन किया, अच्छा अब बता तेरे को समझ में आ गया मेथड क्या होता है? तो ये बता कि मेथड किसको बोलते हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज मेथड? अगर इस पूरी स्टोरी से मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मेथड किसको बोलते हैं, या फिर अगर आपको मैं पूछूं कि मेथड की डेफिनेशन बनानी है आपको या मेथड की डेफिनेशन देनी है आपको, तो फिर आप क्या डेफिनेशन देने वाले हो मेथड? देखिए क्या कर रखा है यहाँ पे, मैं आपको ये बोलता हूं और उसके बाद आप डेफिनेशन क्रिएट कर लो। मैं आपको ये बोलता हूं जिस बॉक्स का यहाँ पे अपन नाम ले रहे हैं इसी बॉक्स को क्या बोलते हैं? मेथड। ये बॉक्स और कुछ भी नहीं है, इसको टेक्निकल नाम देना तो क्या दोगे? मेथड। नॉन टेक्निकल देना तो आप कुछ भी दे सकते हो, बॉक्स से नॉन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है? बॉक्स। बट इस बॉक्स को टेक्निकली क्या बोलते हैं? मेथड। तो चलिए अब बताइए व्हाट इज मेथड?
अच्छा चलिए धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप इस तक पहुंचते हैं ताकि आपको याद नहीं रखना पड़े, अप्लाई प्लास्टिंग आपको याद रहे। अच्छा एक बात बताइए, इस बॉक्स के अंदर अपन ने सारे कोड को लिख दिया या किसी पर्टिकुलर कोड को लिखा है? किसी पर्टिकुलर कोड को लिखा है। वो पर्टिकुलर कोड कौन सा है? एक्सेल डाउनलोड करने का। सवाल ये है कि एक्सेल डाउनलोड करने के कोड को ही इस पर्टिकुलर इसके अंदर क्यों लिखा है, बाकी वाले को क्यों नहीं लिखा? तो आंसर क्या होगा आपका? क्योंकि एक्सेल डाउनलोड करने का कोड बार बार यूज में आ रहा है। इसका मतलब चलिए फिर पूरी स्टोरी बनाते हैं। अगर कोई कोड बार बार यूज में आ रहा है तो हर बार उसको अलग अलग नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हर बार उसको अलग अलग लिखोगे तो उससे आपका लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। उसकी बजाय अपन क्या कर सकते हैं, जो भी कोड बार बार काम में आ रहा है उसको एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं, और जब भी अपनी जरूरत पड़े अपन उस बॉक्स को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। इस बॉक्स को अपन क्या करें, क्या बोलेंगे? मेथड। व्हाट इज मेथड? दिस इज मेथड, राइट। अब बजाय कि आप इस डेफिनेशन को रटो तो मुझे लगता है 3-4 दिन में हर एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, बट अब मुझे लगता है कोई रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। खाली जब भी कोई मेथड पे आपसे क्वेश्चन करे आपके दिमाग में एक ही डायग्राम आना चाहिए, वो ये है। बिना मेथड के इतनी लाइन का कोड, मेथड के साथ इतनी लाइन का कोड, बाकी आप डेफिनेशन खुद से बना दोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको, राइट। चलिए एक चीज मैंने आपको पहले भी बोल रखी है, एक चीज मैं आपको वापस बोल रहा हूँ। जब भी लाइन ऑफ कोड आपका बढ़ता है क्या डाउन होती है, क्या अप होती है? रीडेबिलिटी। आइडेंटिफायर जो पहले दिन का टॉपिक पढ़ा था उसमें रीडेबिलिटी के बारे में बहुत डिस्कशन किया था अपन ने। क्या होता है रीडेबिलिटी? आपने कोई कोड लिखा है, अगर किसी दूसरे पर्सन को समझने में कम टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या है? अच्छी है। और अगर आपने कोई कोड लिखा है दूसरे वाले को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या है? डाउन है, राइट। इंडस्ट्री में रीडेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बोला था, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको काम किसमें करना है? टीम में। और टीम में काम करना है मतलब एक ही प्रोजेक्ट पे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो दूसरे ने जो लिखा है उसको आपको समझना पड़ेगा, आपने जो लिखा उसको दूसरे को समझना पड़ेगा। तो अगर आपकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी तो आपने जो लिखा दूसरा इसको जल्दी समझ पाएगा, अदरवाइज उसको समझने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब रिसोर्स क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, राइट। तो चलिए एक बात बताइए, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेथड का एडवांटेज क्या है, चलिए डेफिनेशन तो आपने बना दी, मेथड के एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज तो क्या है मेथड का? मेथड की वजह से क्या बढ़ रही है? रीडेबिलिटी। क्योंकि लाइन ऑफ कोड को कम करेगा तो ऑब्वियसली क्या बढ़ने वाला है? रीडेबिलिटी। तो देखिए हमेशा लेके चलिए इसको, क्योंकि ऐसा कोई याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि रीडेबिलिटी क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं ये 2 कोड है, अगर मैं आपको बोलूं कि पहला कोड समझना है और अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरा कोड समझना है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको? पहले वाले को, क्योंकि पहले वाले में 75,000 लाइन देखनी पड़ेगी, स्क्रॉल भी करने जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगने वाला है। दूसरे वाले में 25,000 ही देखनी है आपको, तो जल्दी समझ पाओगे आप दूसरे वाला। तो ऑब्वियसली रीडेबिलिटी किसकी अच्छी है? दूसरे वाले की। तो लाइन ऑफ कोड और रीडेबिलिटी हमेशा एंटी पैरेलल चलता है। लाइन ऑफ कोड ज्यादा तो रीडेबिलिटी कम, लाइन ऑफ कोड कम तो रीडेबिलिटी ज्यादा। तो ये तो पहला एडवांटेज हो गया कि मेथड की वजह से ऑब्वियसली लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है? कम, और लाइन ऑफ कोड कम होगा तो क्या बढ़ने वाली है? रीडेबिलिटी। चलिए और कोई एडवांटेज जो आप यहां से देख पा रहे हो इस डायग्राम की हेल्प से? देखिए दूसरा एडवांटेज जो मेरे को यहाँ पे सामने दिख रहा है वो ये कि देखो एक और चीज है, जहां पे मान लो अभी आपका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है, मान लो सपोज इसको डिप्लॉय कर दिया होता, इसको लाइव कर दिया होता, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। मान लो ये बिल्कुल सही चल रहा है, कल को सपोज करो कुछ प्रॉब्लम आने लग गई, किसमें? एक्सेल में कुछ एरर आने लग गए सपोज करो। मान लो जो फाइल, जिस फाइल से आप डाउनलोड करवा रहे थे वो फाइल करप्ट हो गई या कुछ भी हो गया, तो एक्सेल डाउनलोड होने में क्या आने लग गई? एरर आने लग गई। अब आपको क्या करना है? एरर को सही करना है। अगर आप एरर को सही करने जाओगे और अगर आपने कोड को ऐसा लिख रखा था किसी टाइम पे, तो अब आपको इस एरर को सही करने में कितनी जगह पे सही करनी पड़ेगी? 100 जगह पे, क्योंकि एक्सेल डाउनलोड करने का कोड आपने कितनी जगह पे लिख रखा है? 100 जगह पे। अगर आप 100 जगह पे सही करने जाओगे तो ऑब्वियसली क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। और इसमें भी बहुत केयर से करना पड़ेगा कि मान लो आपने 100 में से 99 जगह तो कर लिया, एक जगह गलती से मिस हो गया, तो अगेन फिर क्या होने वाली है? दिक्कत होने वाली है। तो बहुत ज्यादा केयर रखनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा केयर रखने के बाद में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि 100 जगह जाके आपको क्या करना है? चेंज करना है, राइट। और आपने ये ऑब्वियसली स्टेटमेंट बहुत जगह पे सुना होगा, टाइम इज मनी, राइट। तो हमेशा जब भी लॉस की बात करते तो मनी के फॉर्मेट में नहीं, टाइम के फॉर्मेट में भी होता है, क्योंकि ये बात मैं
पहले भी आपको एग्जांपल से समझा चुका हूँ। इवन बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जैसे कभी इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया या गूगल का सर्वर डाउन हो गया, तो जैसे मान लो गूगल का सर्वर 20 मिनट के लिए डाउन हो गया, तो उसके बाद दूसरे दिन एक बड़ी सी कैलकुलेशन आती है कि कल 20 मिनट गूगल का सर्वर डाउन था और उसकी वजह से इनको इतना लॉस हुआ, क्योंकि हर एक सेकंड में, सेकंड छोड़िए, हर एक मिली सेकंड में कितना ये लोग अर्न करते हैं, यू कैन इमेजिन, राइट। तो अगर 20 मिनट तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, अगर इतना सर्वर डाउन हो जाए तो कितना लॉस होने वाला है। तो मान लो चलते चलते कभी एरर आ गई और अगर उस एरर को सही करने में आप 20 मिनट का टाइम ले रहे हो, तो हर एक सेकंड एक्स्ट्रा और उसकी कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीज होने वाली है वो आप समझ सकते हो। इसीलिए जब एरर आती है इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स में, तो एरर आना तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एरर तो आएगी, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कि कुछ ऐसा बना दो जिसमें कभी एरर आएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो उसकी लिमिट होगी। बट अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है गूगल एंड ऑल, इसमें भी ऑब्वियसली क्या चलता रहता है, ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो एरर तो आएगी, ऐसा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते कि एरर नहीं आए, बट चीजों को ऐसे बनाना है कि जब वो एरर आए, पहली बात थोड़ा सोचना है ताकि कम से कम एरर आए, और जब वो एरर आए तो कितना जल्दी आप उसको क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, मेन थिंग जो आपको ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है। तो खाली डेवलप करना एक एम नहीं है, एक इंटेंशन नहीं है, सारी चीजों को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसे कर लिया एक मोमेंट पे तो आप बहुत खुश होंगे, मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, सही चल रहा है, लेकिन जब ये इश्यूज होना स्टार्ट होंगे तो फिर आपको उतना ही पैनिक करना पड़ेगा, उतनी दिक्कत होगी। मान लो अगर आपने इस अप्रोच से बनाया होता और सपोज करो एक्सेल डाउनलोड में क्या आ रही है, एरर आ रही है, तो ऑब्वियसली कितनी जगह पे चेंज करना है, एक जगह पे, क्योंकि एक्सेल डाउनलोड करने का कोड खाली आपने कहां पे लिखा है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने सही कर लिया तो हर जगह पे हो जाएगा, क्योंकि हर एक कोई किसको कॉल कर रहा है, इसी को कॉल कर रहा है। यहाँ पे सही कर दिया तो सब जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक जगह चेंज करना और एक जगह चेक करना कितना इजी है, बहुत इजी है। इसके कंपैरिजन में तो बहुत जल्दी आप यहाँ पे एरर को क्या कर पाओगे, फिक्स कर पाओगे। तो इसका मतलब एरर हैंडल करना इसमें इजी होगा। कौन इजी कर रहा है, मेथड आपका इजी कर रहा है। देखिए तीसरा, एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ जो भी मेरे को सामने दिख रहा है। तीसरा चीज क्या है, तो तीसरा चीज ये है कि एक्चुअली आप यहां से ये फील कर सकते हो कि यहाँ पे देखना, सपोज करो अभी आपका बिल्कुल सही चल रहा है कोड, राइट। मान लो जो एक्सेल डाउनलोड हो रही है ना, सपोज करो स्टूडेंट की एक्सेल डाउनलोड हो रही है, उसमें कितने कॉलम आ रहे हैं, मान लो सपोज ऐसा हो रहा है, नेम आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, नेम और मार्क्स इस तरीके से दो कॉलम आ रहे हैं और ये एक्सेल डाउनलोड हो रही है, राइट। कल को मान लो थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, क्योंकि मान लो पहले एक ही कॉलेज का डेटा था, लेकिन अब सपोज करिए मान लो एक यूनिवर्सिटी है जिसमें नेम और मार्क्स आ रहे हैं, रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है उस यूनिवर्सिटी का। सपोज कल को उस यूनिवर्सिटी में एक और कॉलेज एफिलिएटेड हो गया, अब एक और कॉलेज एफिलिएटेड हो गया तो उसका भी रिजल्ट देना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दो कॉलेज में सेम नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो फिर क्या डिसाइड किया, अब दो कॉलम के एक्सेल से काम नहीं चलेगा। अब जो एक्सेल जनरेट कर रहे हो ना, उसमें नेम और मार्क्स के साथ साथ तीसरा क्या चाहिए, कॉलेज नेम भी चाहिए, ताकि पता कर पाएगी कौन सा स्टूडेंट कौन से कॉलेज से बिलोंग करता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है। तो इसका मतलब पहले जो चीज हो रही थी उसमें चेंज करना है, एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्या, कॉलेज का नाम। अब इमेजिन करिए कि अगर आपने काम किससे कर रखा है, पहले वाली अप्रोच से, और अगर आपके पास टास्क आया कि एक और कॉलम ऐड करना है, कॉलेज नेम, अब कितनी जगह पे ये चेंज करना पड़ेगा, अगेन 100 जगह पे। तो ये चेंज करने में या ये मॉडिफिकेशन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला है। और यही अगर मान लो यहाँ पे आया, तो फिर यहाँ पे आया तो कितनी जगह पे चेंज करना है, एक जगह पे, और ऑब्वियसली सब जगह पे वो कॉलम एक्स्ट्रा आने लग जाएगा, क्योंकि हर एक कोई किसको कॉल कर रहा है, इसी को कॉल कर रहा है। तो कितना जल्दी आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो तीसरा एडवांटेज, अगर आपको मॉडिफिकेशन करना हुआ, आप मेथड अप्रोच से काम कर रहे हो, तो आपका मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, बहुत जल्दी आप क्या कर पाओगे, मॉडिफिकेशन कर पाओगे। चलिए चौथा एडवांटेज जो यहाँ से अपने को दिख रहा है, चौथा ये कि एक बात बताइए, इस 500 लाइन के कोड को कितनी बार लिखा आपने, 100 बार। इस 500 लाइन के कोड को कितनी बार लिखा, एक बार। कितनी बार यूज कर रहे हो, 100 बार। कोड को एक बार लिखो, बार बार यूज करो, इसको क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी, रीयूज करना, सेम कोड को बार बार क्या करना, रीयूज करना। तो इसका मतलब मेथड की वजह से आपको क्या मिल रहा है, रीयूजेबिलिटी, मतलब एक ही कोड बार बार क्या आ सकता है, काम में आ सकता है।
देखिए सारी चीजें डेफिनेशन से लगा के एडवांटेज तक अपन ने फिगर आउट किया है, बट अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट को याद रखते हो तो मुझे लगता है आप गलत स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अगेन फिर आपको वही करना पड़ेगा, हर एक तीसरे चौथे दिन रिवीजन लेके बैठना पड़ेगा। बट खाली मैं आपसे यही बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन कभी भी आए व्हाट इज मेथड या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेथड, खाली बस दिमाग में ये पिक्चर रिकॉल होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ से आपकी वो रिलेटिंग पावर होनी चाहिए कि आप कितना इजीली चीजों को क्या कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है वेदर वो डेफिनेशन हो या एडवांटेज हो, अगर ये दिमाग में पिक्चर आती है तो हर एक चीज का आंसर आपके पास होगा, राइट। तो ये तो बात हो गई कि मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको मेथड के बारे में नहीं पता था तो आपका कितना लॉस है, और अगर आपको मेथड के बारे में पता है तो आपका कितना फायदा है। तो मुझे लगता है अब आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हुई होगी कि फिर तो अपने को सीखना पड़ेगा, किसको सीखना पड़ेगा, मेथड को, क्योंकि ऑब्वियसली ये बेनिफिट अपने को चाहिए। तो अब अपन देखेंगे प्रैक्टिकली आप मेथड कैसे बना सकते हो या क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं टिप्स अबाउट मेथड। methods. ओके, लिखिए यहाँ पे if some piece of code is required, if some piece of code is required repeatedly मतलब बार बार, if some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended, then it is not recommended to write, then it is not recommended to write, then it is not recommended to write that piece of code every time, then it is not recommended to write that piece of code every time, because due to this length of the code will increase, length of the code will increase, due to this length of the code will increase, and readability will be down, readability will be down. If some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended to write that piece of code every time, because due to this length of the code will increase and readability will be down. So in this case it is recommended, in this case it is recommended to, in this case it is recommended to write that code, write that piece of code, in this case it is recommended to write that piece of code inside a box, write that piece of code inside a box, and as per our requirement, we can call, as per our requirement we can call that box, multiple number of times. As per our requirement we can call that box multiple number of times. As per our requirement we can call this that box multiple number of times. This box is known as, technically this box is known as function, technically this box is known as method. देखिए इतना बड़ा कुछ लिखा अपन ने, लेकिन आपको पता है कि इसका जिस्ट क्या है, एक्चुअली अल्टीमेटली इसका इंटेंशन क्या है, या फिर ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है। And then next again, advantages of method. Advantages, subheading डालिए, advantages of method. Number first, due to method, length of the code will be reduced. Due to method, length of the code will be reduced. Length of the code will be reduced, and readability. Due to method, length of the code will be reduced and readability will be up.
due to method, length of the code will be reduced and readability will be up. Second, due to method, it will be easy. It will be easy and less time consuming. It will be easy and less time consuming. Due to method, it will be easy and less time consuming. It will be easy and less time consuming process while fixing the errors. Due to method, it will be easy and less time consuming process while fixing the errors. Number third, due to method, modifications will become easy. Modifications will become easy. Number fourth, due to method, we will get reusability. Due to method, we will get reusability. That means we can use same code. We can use same code multiple number of times. Due to method, we will get reusability. Due to method, we will get reusability. That means we can use same code multiple number of times. ओके, चलिए अब इसके बाद फिर अपने को बात करना है कि अब अगर बात करें प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकली अपन जावा में किस तरीके से लिख सकते हैं मेथड को, राइट? क्या कुछ वो सिंटैक्स होता है जो अपने को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है? जैसे अपन ने देखा कि क्लास लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, तो अपने को पता चला कि पहले एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, कौन सा? क्लास, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? क्लास का नाम, राइट? और तो अब ऑब्वियसली अब देखते हैं कि मेथड अगर अपने को लिखना है प्रैक्टिकली तो उसका क्या सिंटैक्स है जावा में। तो देखिए यहाँ से मेथड जब लिखेंगे तो इसके सिंटैक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बात करते हैं अपन उसकी। देखिए सबसे पहले जो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है, देखिए ऑब्वियसली मेथड कितनी होगी, एक या मल्टीपल, कितनी हो सकती है मेथड, एक या मल्टीपल? पहले इसका आंसर करते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मेथड एक ही हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा होता, मान लो सपोज करो इस वाले कोड में ऐसा होता कि मान लो दो चीजों की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ रही है, एक एक्सेल डाउनलोड करने का, एक पीडीएफ डाउनलोड करने का, राइट? सपोज 100 बार एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी है और मान लो 10 बार पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी है। सपोज पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड कितनी लाइन का है? 100 लाइन का, 10 बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो यहाँ पे मैं कितनी मेथड बनाता? दो, एक इसके लिए एक्सेल डाउनलोड करने के लिए, एक इसके लिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? बार बार हो रही है, राइट? तो जहां पे मेरे को एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती वहां पे एक्सेल वाली मेथड को कॉल करता, और जहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती वहां पे पीडीएफ वाली मेथड को क्या करता? कॉल करता। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आप कैसे पता करोगे कि कौन सी एक्सेल वाली मेथड है और कौन सी पीडीएफ वाली मेथड है, राइट? क्योंकि कॉल करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए कुछ तो अपने पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। जैसे अगर क्लास में 100 स्टूडेंट है, मेरे को किसी को कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? उसके नाम से, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का नाम उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जिसके थ्रू अपन उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली ऑब्वियसली मेथड को आपको क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। मान लो इस मेथड को मैंने नाम दिया एक्सेल और दूसरी मेथड को मैंने नाम दिया पीडीएफ, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्सेल कॉल करो, और पीडीएफ की जरूरत बोलेगी तो मैं बोलूंगा किसको कॉल करो? पीडीएफ को कॉल करो। तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि किसको कॉल करना है? नाम से, क्योंकि अगर नाम नहीं होता तो फिर ये कैसे पता करता कि यहाँ पे इसको ही बुलाना है, दूसरे वाली नहीं आनी चाहिए, पहले वाली ही आनी चाहिए? ये पता नहीं कर सकता मैं। तो नाम अगेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो हर एक मेथड के पास जावा में क्या होगा? नाम होगा, राइट? तो ऑब्वियसली लेट्स सपोज नाम अपन देते हैं, मान लो कुछ भी मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, लेट्स सपोज नेम या कुछ भी ले लो अभी के लिए, जैसे मैंने ये दिया CST, राइट? ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर,
देखिए अगेन ये क्या दे रहे हो आप, मेथड का नाम दे रहे हो, तो फिर एक चीज आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, पता है क्या ध्यान क्या रखना है एक चीज, क्योंकि किसी का भी नाम पहले दिन का सेशन, भले वो वेरिएबल हो, मेथड हो, क्लास हो, या फिर क्या हो, लेबल हो, किसी का भी नाम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो जब भी मेथड का नाम दोगे वो भी क्या है, आइडेंटिफायर। और अगर ये आइडेंटिफायर है तो फिर नाम देते टाइम जो आइडेंटिफायर के 6 रूल अपन ने डिस्कस किए थे वो ध्यान में रखने हैं। अगर उसको वॉयलेट करोगे तो क्या आने वाली है, एरर, जैसे डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता नॉल, तो वो सारे प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट। जैसे अभी मैंने नाम दिया CSD, तो आई थिंक दिस इज फाइन, क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आइडेंटिफायर के 6 रूल चेक करोगे ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ठीक है, ये मेथड का नाम हो गया, फाइन। ओके, उसके बाद आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, मेथड के नाम के बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज, राइट। अभी ये क्यों करने की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर अपन क्या लिखने वाले हैं वो अपन बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट। इसके अंदर जो अपन लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स। क्या जरूरत है आर्गुमेंट्स के नॉल, वो बात करेंगे अपन थोड़ी देर बाद। उसके बाद वही वाली सेम स्टोरी, करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज। और जो भी आपको कोड लिखना है, लेट्स से इसमें एक्सेल डाउनलोड करने का लिखना है, क्योंकि ये मेथड किसकी है, एक्सेल की है। लेट्स से वो नाम भी ऐसे दे देता हूं, मान लो ये, ताकि थोड़ा अच्छा फील करोगे, एक्सेल। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपको पता है ये नाम भी आइडेंटिफाई के 6 रूल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो भी वो एक्सेल डाउनलोड करने वाला वो 500 लाइन का कोड है, वो मैं लिख रहा हूँ, 500 लाइन का कोड जो भी होगा वो अपन ने लिख लिया। तो जो कोड है, कोड मतलब जो काम आपको मेथड से करवाना है, जो कोड बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको आप किसमें लिखोगे, मेथड के करली ब्रैकेट के अंदर। और उस मेथड को क्या देना है, नाम देना है। नाम देने के बाद पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज करना है, वो रिप्रेजेंट करेगा आर्गुमेंट्स का। अभी आर्गुमेंट्स क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ी देर में अपन समझने वाले हैं, राइट। एक और चीज जो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी वो क्या है, देखिए ये जो आपने लिखा है, अगर ऐसा आप करोगे तो जावा आपको एरर देगा, क्योंकि जावा में हर एक मेथड के साथ एक और चीज आपको देनी पड़ेगी, क्या, मेथड के नाम के जस्ट आगे, नाम के जस्ट आगे, बीच में कुछ भी नहीं, मेथड के नाम के जस्ट आगे आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, और उस चीज को बोलते हैं, उसका यूज क्या वो बाद में समझेंगे, उस चीज को बोलते क्या, रिटर्न टाइप, राइट। तो जैसे मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, इंट, इसका मतलब ये कब लिखना है, अगर ये मेथड कुछ क्या रिटर्न करे, कुछ इंट तरीके का रिटर्न करे। मान लो ये मेथड रिटर्न करे 10, अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा कब करना है कि 10 रिटर्न करे, या रिटर्न क्यों करना है, इसके आंसर अपन देंगे। अभी अपन इसमें डिटेल में एक एक चीज में एंटर होंगे, अभी मैं खाली आपको पहले हाइलाइट्स दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर अपन डिटेल में एंटर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स दिखाया कि इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। अब क्या रूल है कि हमेशा लिखना ही है, इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आर्गुमेंट, ये अपन बात करेंगे। बट फिलहाल जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा रिटर्न 10, राइट, तो 10 किस तरीके का है, इंट, 10 किस तरीके की वैल्यू है, इंट, तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप पे क्या लिखना पड़ेगा, इंट। नहीं लिखोगे तो जावा क्या देगा, एरर, राइट। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा रिटर्न ट्रू, ट्रू किस तरीके की वैल्यू है, बुलियन, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बुलियन, राइट। मान लो आपने यहाँ पे कुछ और लिखा, मान लो आपने लिखा डबल कोट के अंदर कुछ, जब भी डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, राइट। तो जिस तरीके की वैल्यू आप रिटर्न करोगे, अब कब करना है रिटर्न वो बात की बात है, जिस तरीके की वैल्यू आप रिटर्न करोगे उस तरीके का टाइप आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कहां पे, मेथड के नेम के जस्ट आगे, और उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब किस तरीके के, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, राइट। अब जब हम ये रिटर्न पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न होगा इसे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी क्या नहीं हो, रिटर्न नहीं हो। कब ऐसा होगा कब वैसा होगा बात का क्वेश्चन है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो, मान लो कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, तब भी आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, पता है क्या, वॉइड, राइट। वॉइड का मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, और अगर यहाँ पे इंट लिखा इसका मतलब ये मेथड इंट तरीके की कोई वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग तरीके की कोई वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, फाइन। तो इसका मतलब ये हो गया आपका काम, मतलब जब भी आप जावा में मेथड को लिखोगे 3 चीज तो कंपलसरी आपको करनी पड़ेगी, 4 चीजें। एक तो रिटर्न टाइप को आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड,
लेकिन रिटर्न टाइप आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगला मेथड का नाम, ताकि अपन मेथड को क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये पेरेंट, ये आर्गुमेंट के लिए क्या होता है, आर्गुमेंट बाद में देखेंगे, कोई अभी अपने रिटर्न क्या होता है ये भी बाद में देखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेथड का कोड जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं ये पहले आपको क्यों बता रहा हूँ, रीजन उसके पीछे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि देखिए ये अभी आपने क्या लिख रखा है, वॉइड लिख रखा है। कब लिखेंगे रिटर्न टाइप में वॉइड, अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हो। कब करना है कब नहीं करना है ये बात का क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअली दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कौन सी लाइन वैलिड है कौन सी लाइन इनवैलिड है एक्चुअली, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दो स्टेटमेंट है, राइट। दो स्टेटमेंट है एक्चुअली, क्वेश्चन छोड़ो, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, राइट। अब देखो या तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट से एक सही होगा एक गलत होगा, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। आप मेरे को थोड़ा सा जितना भी अपन ने अब तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे अब मेरे को ये बताया दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या फिर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है। फर्स्ट वन इज ट्रू, first one is true, okay, second one is false, then what is the reason, okay। यहाँ पे देखिए अपन ने जब डेटा टाइप पढ़ा था खास करके प्रिमिटिव डेटा टाइप, अभी अपन ने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ना जब भी अपन ने वेरिएबल स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया कि जावा में 8 तरीके के क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला है बाइट, शॉर्ट, एक बार वापस से नाम लेता हूं, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, यस, कैर एंड बुलियन। टोटल कितने तरह के डेटा टाइप है, 8। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट। कहीं पर भी आपको यहाँ पे वॉइड दिख रहा है नहीं, तो वॉइड क्या नहीं है, डेटा टाइप नहीं है, ओके। आते फिर वापस यहाँ पे अगर इतना पता चला है तो देखिए अगर इंट तरीके की कोई वैल्यू रिटर्न होती तो यहाँ पे क्या लिखता, इंट, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। तो देखिए इंट आपका डेटा टाइप भी है, और इंट ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप, जो भी यहाँ लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। तो हर एक डेटा टाइप रिटर्न टाइप होता है, यस, क्योंकि मान लो अगर आपका मेथड बाइट तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे, बाइट। शॉर्ट तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा तो शॉर्ट, इंट तरीके की करेगा तो इंट, लॉन्ग तरीके की करेगा तो लॉन्ग, फ्लोट करेगा तो फ्लोट, डबल तरीके की करेगा तो डबल लिखना पड़ेगा, कैर तरीके की करेगा तो कैर लिखना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स करेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, बुलियन लिखना पड़ेगा, राइट। तो हर एक डेटा टाइप क्या हो सकता है, रिटर्न टाइप। और कब लिखेंगे, अगर उस तरीके की वैल्यू क्या हो रही हो, रिटर्न हो रही है, राइट। लेकिन दूसरा जो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो स्टेटमेंट है एवरी रिटर्न टाइप इज डेटा टाइप। देखिए यहाँ पे अगर ये फंक्शन, अगर ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न टाइप में अपन क्या लिखेंगे, वॉइड। तो वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है। कब लिखते हैं रिटर्न टाइप में वॉइड, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। बट क्या वॉइड डेटा टाइप होता है, नहीं। तो सेकंड वाला फॉल्स है, किसकी वजह से, वॉइड की वजह से, क्योंकि वॉइड रिटर्न टाइप तो है लेकिन वॉइड क्या नहीं है, डेटा टाइप नहीं, राइट। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसको, राइट। अब एक और चीज जो अपन इन्वॉल्व होते हैं जब हम बात करते हैं जावा की मेथड की, तो जावा में टोटल कितने तरीके की मेथड हो सकती है एक्चुअली, राइट। तो जो दो फैक्टर जिसके बारे में अपन ने अभी डिस्कस किया नहीं है, जस्ट खाली मैंने आपको हाईलाइट बताई है, किसके बारे में, एक आर्ग्यूमेंट जिस पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, दूसरा रिटर्न जिस पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी खाली मैंने हाईलाइट बताई आपको। इन दो फैक्टर के बेसिस पे, कौन सा फैक्टर, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, इन दो फैक्टर के बेसिस पे जो जावा की मेथड है वो कितने तरीके की हो सकती है, 4, राइट। सिंपल, क्योंकि दो से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखिए दो अगर बात करें अपन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक होता है आर्ग्यूमेंट और क्या होता है, रिटर्न, राइट। ऐसा हो सकता है कोई मेथड ऐसी हो सकती है जो आर्ग्यूमेंट ले लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करे, कोई मेथड ऐसी हो सकती है जो आर्ग्यूमेंट ले और कुछ रिटर्न भी करे, कोई मेथड ऐसी हो सकती है जो आर्ग्यूमेंट नहीं ले और रिटर्न कुछ करे, कोई मेथड ऐसी हो सकती है जो आर्ग्यूमेंट भी ले और रिटर्न भी नहीं करे। तो कितने तरीके की मेथड होगी, 4। कितने फैक्टर के बेसिस पे, 2 फैक्टर, क्योंकि 2 से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 4।
जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 4 तरीके के मेथड अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। तो अपन इन 4 तरीके के मेथड को अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आर्गुमेंट की जरूरत क्या है और रिटर्न की जरूरत क्या है। तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि 4 तरीके के मेथड में अपने को यही पढ़ना है। कब अपने को ये वाली बनानी है, ये वाली मतलब जो न तो आर्गुमेंट ले और नहीं रिटर्न करे। कब अपने को ये बनानी है जो आर्गुमेंट तो नहीं ले लेकिन रिटर्न करे। कब अपने को ये बनानी है जो आर्गुमेंट तो ले लेकिन रिटर्न नहीं करे। और कब अपने को ये वाली बनानी जो दोनों ही करे, आर्गुमेंट भी ले और रिटर्न भी करे। तो यहां से वो क्रिस्टल क्लियर होगा कि आर्गुमेंट की जरूरत क्या है और रिटर्न की जरूरत क्या है। तो चलिए पहले आप कुछ पॉइंट लिखिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। पहले लिखिए एक पॉइंट, अब ऐसे लिख लीजिए सिंटैक्स। अब ऐसे लिख लीजिए सिंटैक्स ऑफ मेथड, सिंटैक्स ऑफ मेथड। अभी के लिए खाली जस्ट एक हाईलाइट बताया मैंने आपको, अब डिटेल में डिस्कस करें सिंटैक्स ऑफ मेथड। ओके, और यहाँ पे ये हेडिंग डालने के बाद आप ये लिख लीजिए एडजेक्टिव्स, जो भी आपको दिख रहा है ये वॉइड एक्सेल ये वाला ही, ये इतना इतना है ओनली, ये जो हाईलाइट दिख रहा है आपको ये लिख लीजिए आप। ये लिखने के बाद इवन इस पे ऐसे लिखना, खाली एरो करके अभी लिख लो, खाली ऐसे हाईलाइट कीजिए। ये जो है वॉइड दैट इज रिटर्न टाइप, क्या होता है रिटर्न टाइप ये अपन डिस्कस करेंगे। ये जो है एक्सेल, इसके नीचे एरो करके लिख देना, ये है आपका मेथड का नाम, मेथड नेम। और ये जो पैरेंथेसिस आपको दिख रहा है इस पे एरो करके लिख लेना आर्गुमेंट। फिर उसके बाद ये 2 स्टेटमेंट लिख लेना क्वेश्चन फॉर्मेट में, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। पहले वाले के आगे लिख लेना दिस इज ट्रू और सेकंड वन के आगे लिख लेना दिस इज फॉल्स। फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स। ओके, एंड उसके बाद फिर एक नीचे पॉइंट लिख लीजिए, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज second statement is false because void is return type. Second statement false because void is return type, but void is not data type. Second statement is false because void is return type, but void is not data type. फाइन, ओके। तो चलिए अब अपने को डिटेल में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है चारों कैटेगरी की मेथड, बट आई थिंक अभी अपने पास इतना टाइम अपने को वॉमिट कर नहीं रहा है, तो फिर अपन अभी इसको स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसको फिनिश अपन कर नहीं पाएंगे। तो कल अपन चारों कैटेगरी की मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक नई कैटेगरी की मेथड जो कि जावा ने बाद में ऐड की है उसको डिस्कस करेंगे। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। तो चलिए फिर रोकते अपन आज के सेशन को यहाँ पे, कल कंटिन्यू करते हैं अपन। मीनवाइल अगेन कुछ भी आपका मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग आपके पास कंटिन्यूअसली आ रही होगी, आप पुराना देख लीजिए ताकि नया समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एंड एनी प्रॉब्लम आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, राइट? दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू।